It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! Wow! And they're off the mark in World Cup 2023. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। क्रिकेट के इस महासंग्राम की चर्चा में रोहित के धुरंधर इस वर्ल्ड कप में अपना चौथा वॉर खेलने जा रहे हैं। बेताब है। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक तरफा हराने के बाद अब टीम इंडिया की भिड़ंत होने जा रही है बांग्लादेश से। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। अगर आज के मैच में भी टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेती है तो वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत के साथ न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ फिर से पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी। फिलहाल भारत को इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वह टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अगर आज शतक लगाते हैं तो उनका वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ ये लगातार तीसरा शतक होगा। आज के मैच पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! Wow! And they're off the mark in World Cup 2023. अफगानिस्तान के बाद नीदरलैंड ने दूसरा उलटफेर करके वर्ल्ड कप को रोमांचक बना दिया है, तो वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई भी रोचक हो चली है। इन दो मुकाबलों ने ठंडे ठंडे अंदाज में आगे बढ़ रहे वर्ल्ड कप को एकदम से गर्मी डाल दी। बात अगर भारतीय क्रिकेट टीम की करें तो टीम इंडिया अब तक खेले गए अपने तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है और अब अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश को अपने शुरुआती 3 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच में जीत मिली। भारतीय टीम ने जहां ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज की, तो वही बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया। वनडे वर्ल्ड कप में अब तक भारत और बांग्लादेश का 4 बार आमना सामना हुआ है। टीम इंडिया ने 3 बार जीत हासिल की, जबकि बांग्लादेश ने 1 बार जीत का स्वाद चखा। 2007 में बांग्लादेश ने 5 विकेट से मैच जीता। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत ने 87 रनों से मैच जीता। 2015 में भारत ने 109 रनों से मैच जीता, तो 2019 के वर्ल्ड कप में भारत 28 रनों से जीत गई। वर्ल्ड कप के मामले में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैच खेले गए, जिनमें से 3 मैच भारत को, जबकि 1 मैच में बांग्लादेश को जीत मिली। भारत ने बांग्लादेश को 2011, 15 और 19 के वनडे वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हराया। वही बांग्लादेश ने भारत को 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज मायूस हो गए थे। भारत और बांग्लादेश ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 40 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 31 वनडे मैचों में जीत दर्ज की है, तो बांग्लादेश को महज 8 वनडे मैचों में जीत मिली, जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकल पाया। बांग्लादेश और भारत के बीच खेले गए कुल 40 मैचेस में से भारत ने 31 मैचेस जीते, जबकि बांग्लादेश ने 8 मैच जीते। इसके अलावा एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर आग उगलता है। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 15 पारियों में 67.25 की औसत से कुल 807 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 3 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। कोहली का बांग्लादेश के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 136 रनों का है। वही कप्तान रोहित शर्मा ने कुल 16 पारियों में दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स है, तो वे लिस्ट में सबसे ऊपर क्रिस गेल का नाम है। इन्होंने 49 छक्के जड़े हैं। ऐसे में 19 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा के पास डिविलियर्स को पछाड़ने का मौका होगा। अब एमसीए की पिच रिपोर्ट। ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, जिसका मतलब चौके छक्कों की बरसात हो सकती है। स्पिनर्स गेम का रुख बदल सकते हैं। अब तक खेले गए कुल 7 वनडे मुकाबले में पहली पारी का औसत स्कोर 307 रन रहा है। 4 बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 3 बार जीत मिली है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान में जम के चौके छक्कों की बरसात होती है।
इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अधिक फायदा मिलता है। इसके चलते स्पिनर गेंद का रुख बदलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस पिच पर उछाल भी है जो तेज गेंदबाजों को फायदा पहुंचा सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 307 रन रहा है। यहां अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले खेले गए। इसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कुल 4 मुकाबले जीते और 3 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली। इन आंकड़ों से लगता है कि यहां बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा। भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले में कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! Wow! And they're off the mark in World Cup 2023. तो आंकड़े भारत के पक्ष में हैं और इतिहास उठाकर देखें तो वो भी भारत के पक्ष में ही रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि मैच भी भारत के ही पक्ष में होने जा रहा है। लेकिन इस पर कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीनियर क्रिकेटर BDCS सेलेक्टर KG शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे क्रिकेट एंथुसियास्ट पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले KG शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। ये मुकाबला जहां पर इंडिया लगातार 3 मुकाबले जीत चुका है वर्ल्ड कप में और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहा है। बांग्लादेश पहला मैच जीती, उसके बाद इंग्लैंड से हार गई, न्यूजीलैंड से हार गई और न्यूजीलैंड से हारने के बाद बांग्लादेश को अंदाजा लग चुका होगा कि भारत के साथ ये मुकाबला कैसा होने जा रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? नहीं, नो डाउट इंडिया टीम का जो चौथा मैच है तो उत्साह बहुत ज़्यादा है और हर कोई भारतीय टीम को जीतना भी जीतते हुए देखना चाहता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक सबसे बड़ी उम्मीद है भारतीय टीम से कि भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है। ऐसा सभी दर्शक, सभी क्रिकेट प्रेमी सभी सोच रहे हैं। तो उस लिहाज से आज का जो मैच है भारतीय टीम कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। अपना विजय अभियान जो भारतीय टीम का चल रहा है उसको जीतकर अगले राउंड के लिए जो नॉकआउट राउंड है उसके लिए अपना एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूँ जिस तरह की क्रिकेट भारतीय टीम अभी तक खेलती आ रही है उसमें नो डाउट भारतीय टीम ने एक तरह से कि हर डिपार्टमेंट में अपना वो जोश, अपना वो जज्बा, अपनी वो क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट दिखाई है कि कोई भी टीम इस समय भारतीय टीम के आगे फीकी लग रही है। रहा सवाल आज के मैच का, जो जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश और भारतीय टीम का, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के पक्ष में मैच थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा बांग्लादेशी क्रिकेटरों से, बांग्लादेशी टीम से, खासतौर पर बांग्लादेश का जो मिडिल ऑर्डर है, ऑलराउंडर्स हैं, उनसे थोड़ा सा भारतीय टीम को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। हमने जैसा कि देखा एशिया कप में भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन आखिरी मैच जो था, हालांकि उसमें विराट कोहली नहीं खेले थे, लेकिन रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल भी थे वहाँ पर, KL राहुल भी खेले थे वहाँ पर, लेकिन आखिरी मैच में बांग्लादेश से 265 का ही लक्ष्य बांग्लादेश ने दिया था और भारतीय टीम वो चीज़ नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी भारतीय टीम को ध्यान में रखकर कहीं भी कोई कमी आज मैं समझता हूँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मैच है और सबसे बड़ा मुकाम है ये वर्ल्ड कप क्रिकेट, जो कि ICC ट्रॉफी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और मैं समझता हूँ भारतीय टीम यदि आगे इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो जिस तरह से पिछला मैच भारतीय टीम ने खेला, पाकिस्तान के विरुद्ध खेला है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह से क्रिकेट खेली है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बांग्लादेश को हराना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, ये मैच होने जा रहा है, पहले न्यूजीलैंड जो सबसे नंबर 1 पर चल रही है, उसके बाद अब नंबर 2 पे इंडिया है, 2 सबसे तगड़ी टीमों के साथ अभी तक अब ये दूसरा मुकाबला जो इंडिया के साथ होने जा रहा है। एक अतिरिक्त दबाव इस वक्त जाहिर तौर पर बांग्लादेश के प्लेयर्स पर होगा जिससे डील करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या कहेंगे इस पर? नेचुरल है, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस हर मैच प्रेशर वाला है और क्योंकि हमारी टीम जिस तरीके से इंडिया अभी तक परफॉर्म करा है और काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया और तीनों मैच हमने अच्छे मैच जीते हैं और इस तरीके के भी मैच नहीं जीते कि हम कहीं फंसे हों। और हम बहुत अच्छे, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमारे विकेट गिरे, उसके बाद हमने क्लिक करा और हमारे बैट्समैनों ने अच्छा परफॉर्म किया। और मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस एक एक मैच बहुत अच्छा आपको खेलना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। निश्चित रूप से किसी भी मैच को कम आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी क्लोज भी है और इसमें नेट रन रेट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ रूम से। मनोज जी, आज बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मुकाबला होने जा रहा है, अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। इंडिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है क्योंकि लगातार मैच जीत रही है, सभी बैट्समैन जो इनफॉर्म है, लेकिन बांग्लादेश की अगर बात करें तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो काम नहीं कर रहा। मूल रूप से जो मैच वो जीते भी हैं तो वो बॉलिंग ऑर्डर की वजह से। तो क्या लगता है अगर आज टॉस बांग्लादेश अगर जीतती है तो वो क्या बैटिंग करना पसंद करेगी, एक स्कोर देकर बैट्समैन पर प्रेशर बनाने की कोशिश, किस तरह से देख रहे हैं?
लेकिन निश्चित तौर पर जो आपने पीछे के आंकड़े बताए हैं और हमने भी देखे हैं, तो कोई भी टीम हो। चलिए ठीक है, इस वक्त माफ कीजिएगा मनोज जी, रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है और जैसा कि हम एंटीसिपेट कर रहे थे, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुना है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का पुणे का ये स्टेडियम, हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर होते हैं और बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और अब देखना होगा कि पुणे की इस पिच पर किस तरह का खेल देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है भारतीय गेंदबाज हर मैच में हावी रहे विपक्षी टीमों पर, और बांग्लादेश के लिए चैलेंज है कि अगर वो टॉस जीत के अगर एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर पाती है तो ही कहीं ना कहीं वो उसे डिफेंड करवाएगी अपने गेंदबाजों के जरिए। तो हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनोज वर्मा जी। जी मनोज जी, बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग चुनी है, क्या कहेंगे? बल्लेबाजों पे भरोसा जताया है या उन्हें अपने गेंदबाजों पे भरोसा है कि अगर थोड़ा अच्छा स्कोर बना लिया तो शायद डिफेंड कर सकते हैं? चेस करते हुए केवल 3 टीमें ही जीत पाई हैं 7 मुकाबलों में, 4 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज है भारत के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है आपका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक दिन, उस दिन का जो खेल है वो सब कुछ होता है। पिछले 2 मैच इसके गवाह है। हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने अफगानिस्तान की टीम को देखा कि कैसे बेजवाल के लिए जो टीम टेस्ट में भी 6 के 5.5 के औसत रन बनाती है, वो कैसे रन के जूझते नजर आई इंग्लैंड की टीम। और नीदरलैंड ने किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका, जिसने सबसे बड़ा वर्ल्ड कप स्कोर बनाया इस टूर्नामेंट में भी 434 रन का, उनके साथ क्या हुआ। तो ये देखना जरूरी है कि आप किस माइंड सेट के साथ मैदान में जाते हैं, मैच की कंडीशन, पिच की कंडीशन क्या है, माहौल क्या है, और आप किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचकर जाते हैं तो छोटी टीम है, हम इसको पटक लेंगे या हम इसको लो स्कोरिंग रोड पर रोक देंगे और हम कम ओवर में रन चेस कर ले, हमारा नेट रन सुधार लेंगे, तो हमने देखा यही गलती दोनों मैचों में हमने देखा इंग्लैंड ने की और दक्षिण अफ्रीका ने की। तो शायद भारत इससे सबक लेते हुए गलती दोहराएगा नहीं। और जिसका पिछली बार आपने भी अभी बताया, हमने देखा था एशिया कप में भी भारत ने कि किस प्रकार से एक तरफा खेल रही थी, लेकिन बांग्लादेश ने उनको जिस प्रकार से हराया था। तो ये भी कोई ज्यादा दिन हुए नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई जब जिस दिन एक नया मैच शुरू होता है वो एक नया दिन होता है कि उस दिन कौन सी टीम किस फॉर्म में है, कौन सा बल्लेबाज किसे परफॉर्म कर रहा है। उसी अफगानिस्तान को आप देखिए जो कल का मैच हुआ था कि उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसी नीदरलैंड को देखिए कि जब 100 के अंदर उनके 5 विकेट गिर गए थे, तब किसी ने सोचा था कि जो दक्षिण अफ्रीका का इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास का उनका भी जो बॉलिंग अटैक है, उसके खिलाफ आखिर के 10 ओवर में नीदरलैंड जैसी नौसिखिया टीम मानी जा रही टीम ने 10 से ज्यादा के औसत से रन ठोके थे। तो ये बताता है कि अगर आपने किसी भी टीम को हल्के में लेने की कोशिश की, और खासतौर से इतने बड़े टूर्नामेंट में जिसमें वेस्ट इंडीज जैसी वर्ल्ड कप विजेता टीम बाहर है क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप पे भारी पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि रोहित ने और उनकी पूरी टीम ने सोचा होगा और इस पूरे मैच को हल्के में नहीं लेंगे। आप देखिए, इसीलिए शायद अभी तक जो खबर है कि प्लेइंग 11 में कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने का, बदलाव करने का कोई फैसला भारत की टीम ने नहीं लिया। पहले खबरें आ रही थी कि शायद शार्दुल को ड्रॉप करके मोहम्मद शमी को लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो है टीम संयोजन, उसमें अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो जो प्लेइंग 11 है, मुझे लगता है कि रोहित भी चाहेंगे कि शुभमन गिल को इस मैच में ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, ताकि आने वाले अब जो बड़े मैच बचे हैं हमारे, भी दक्षिण अफ्रीका से बचा है, न्यूजीलैंड से बचा है, इंग्लैंड से बचा, उसके पहले पहले जो ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि एक छोर से तो हमने देखा कि अगर पहला मैच छोड़ दे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि हमारे ओपनिंग बल्लेबाजों ने ठीक ठाक खेल दिखाया। शुभमन गिल की बात करें तो 16 रन में उन्होंने 4 चौके मारे, लेकिन उन्होंने क्लास दिखाई थी। वो जल्दी आउट हो गए अलग बात थी, लेकिन ये लगा नहीं था कि वो डेंगू की जैसी खतरनाक बीमारी से, कमजोरी से उभर कर और मैदान में उतरे हैं। और जो उनका टाइमिंग था, जो उनका जो शॉट सिलेक्शन था, वो कहीं बता नहीं रहा था कि वो बिस्तर से उठने के बाद सीधे मैदान में आए। तो ये एक, जब वो 1-2 मैच और खेल लेंगे, वो खासतौर से अगर आप बांग्लादेश के सामने खेलेंगे और अगर आप चेस करते हो, मान लीजिए बांग्लादेश में, हालांकि उस दिन भी हमने, जब हमारे दोनों साथी भी थे, हमने अंदाज लगाया था कि निश्चित रूप से माफी चाहूंगा मनोज जी, इस वक्त प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है टीम इंडिया की। बता देते हैं आपको, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। वैसे माना जा रहा था कि शायद रविचंद्रन अश्विन को खिला सकते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। टीम वही है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, पांचों के पांचों बैट्समैन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज,
वैसी टीम रखी, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। हालांकि बात चल रही थी कि शायद कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नजर रही है इंडिया टीम। यहाँ पे प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। केजी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस पर। इससे पहले अभी कुछ देर पहले कमेंट आया है रोहित शर्मा का टॉस जीतने के बाद कि अगर टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करने का फैसला लेते, जबकि बांग्लादेश ने बैटिंग चूज की है। तो क्या रखती है रणनीति इसके पीछे? क्या बैटिंग जो है सेकंड इनिंग में अच्छी हो सकती थी, वो एक अप्रोच है, या फिर क्योंकि इंडिया चेज में अच्छी है इसलिए रोहित शर्मा ने कमेंट किया? क्या लगता है? नहीं, कप्तान को अपनी टीम पर भरोसा है। जिस तरह से भारतीय टीम खेलती आ रही है, खासतौर पर वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने पिछले तीनों मैच खेले हैं, निश्चित रूप से कप्तान को अपने बल्लेबाजों पर, अपने गेंदबाजों पर अधिक भरोसा है। और जहां तक टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने जो कहा है कि पहले गेंदबाजी चुनते, तो वो उनका एक अच्छा निर्णय भी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है वो आला दर्जे की है। और हर एक बॉलर, जैसा हमने पिछले मैच में देखा कि सभी ने विकेट लिए वहाँ पर, चाहे वो बुमराह हों, चाहे वो हार्दिक पांड्या हों, चाहे वो सिराज हों, नई गेंद से हमें जल्दी विकेट मिल रहे हैं। उसके बाद स्पिनर्स बीच में आकर दबाव भी बना रहे हैं, रन भी रोक रहे हैं और इंडिया टीम को विकेट भी दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान के मैच में हमने देखा था कि 150 रन तक 2 विकेट थे और उसके बाद 36 रन के अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कप्तान का भरोसा है हमारे खिलाड़ियों पर। दूसरी चीज़, बांग्लादेश ने जो बल्लेबाजी चुनी है उसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण समझता हूं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मनोज जी भी अभी वही चर्चा कर रहे थे कि एशिया कप में जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत से मैच जीता था, 265 रन का स्कोर था वो, लेकिन भारतीय टीम वो चेस नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी टीम के, बांग्लादेशी कप्तान के दिमाग में वही चीज़ रही होगी कि स्कोर बोर्ड पर यदि 270-280 का स्कोर, एक अच्छा स्कोर वहाँ पर यदि लगाते हैं तो बांग्लादेश के पास बॉलिंग जो साइड है वो भी ठीक ठाक ही है। और स्पिनर्स, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पुणे के विकेट पर, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो विकेट है उस पर स्पिनर एक प्रभावी भूमिका में दिख सकते हैं। तो बांग्लादेश के पास में साकिब अल हसन तो हैं ही, उनके पास में 2 पार्ट टाइम ऑलराउंडर भी हैं जो ऑफ स्पिनर हैं 2। तो कहीं ना कहीं उनके साकिब अल हसन के दिमाग में भी यही चीज़ रही है कि भारतीय टीम को जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में खेला था तो उसी को शायद वो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मुजीबुद्दीन जी, टीम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन माना ये जा रहा था कि शायद इस मैच में ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। इकलौते लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि बांग्लादेश के जो मेन स्ट्रीम पेस बॉलर्स है, चाहे मुस्तफिजुर रहमान से ले लें, जितने भी पेस बॉलर्स है उसमें 2 मेन स्ट्रीम बॉलर्स लेफ्ट हैंडेड है। तो लेफ्ट हैंडेड, और शायद यही कारण था कि हम जब शाहीन अफरीदी की बात करते थे, पेस बॉलर है, लेफ्ट हैंडेड है, तो कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन जो है वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो 15 का स्क्वाड है उसमें एक भी लेफ्ट हैंड बॉलर नहीं है, तो प्रैक्टिस भी राइट हैंड बॉलर से ही हो रही है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के ही खिलाफ 200 रन बनाए थे, अपना रिकॉर्ड बनाया था। क्यों ईशान किशन को नहीं खिलाया गया और वही टीम रखी गई? मुझे वो दीजिए। देखिए, टीम, सबसे बड़ी बात ये, टीम मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है सिचुएशन के हिसाब से लेती है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी टीम कर रही है वो बेस्ट कर रही है और सभी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। और जिस हिसाब से टीम ने जो डिसीज़न लिया, मैं समझता हूँ कि टीम के हित में ही है। और जो परफॉर्मेंस हमारी टीम कंटिन्यू करती चली आ रही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, सभी अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का, क्योंकि अभी शर्मा जी और वर्मा जी से बात हो रही, जो बात उन्होंने कही कि टीम जिस हिसाब से कर रही है तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से। केजी शर्मा जी, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखें, तीनों मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें उनका ओपनिंग ऑर्डर जो है वो फेल रहा है, कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। तो जाहिर तौर पे जो आंकड़े इस वक्त आप स्क्रीन पे देख लीजिए, अगर उनके जो ओपनिंग बैट्समैन उनके अलावा ओपनिंग बैट्समैन में सिर्फ एक प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस लगते हैं, उसके अलावा सारे प्लेयर्स जो है उनका अनुभव ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो है नेगेटिव फैक्टर रहा है बांग्लादेश के लिए सभी मैचों में। आज भी एक बड़ी चुनौती इंडियन बॉलर्स के सामने। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती भारतीय टीम को आने वाली है। नहीं, बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए। हाँ, बांग्लादेश नहीं, भारतीय गेंदबाजों की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, आपने बल्लेबाजों की बात करी, मैंने भारतीय गेंदबाजों को उस चुनौती को लिया है, क्योंकि जब निश्चित रूप से जब विरोधी टीम के बल्लेबाज यदि करते हैं तो वो चुनौती भारतीय गेंदबाजों के लिए भी होती है। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय गेंदबाजों के सामने कोई कठिनाई आ जाने वाली है। रहा सवाल बांग्लादेश की बल्लेबाजी का, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो उतना अनुभवी नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछला जो मैच था एशिया कप का, उसमें 100 रन की पार्टनरशिप साकिब अल हसन और हृदय जो उनका बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में, इन दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की थी और कहीं ना कहीं वहाँ मैच भारत से वो दूर लेके गए थे या मैच बना दिया था वहाँ पर उन्होंने।
तो ये क्रिकेट है, इसमें छोटी टीम का या किसी अनुभवी बैट्समैन ना भी है तो भी उसे हल्के में लेने की गलती तो मैं नहीं समझता कि भारतीय टीम को करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की टीम ओवरऑल एक अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, उसको ऑलराउंडर्स जो हैं वो बीच में आकर टीम को मजबूत बनाते हैं, चाहे साकिब अल हसन हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे वो माहिदी हो, चाहे महमूदुल्लाह बीच में हैं जो सबसे अनुभवी, साकिब अल हसन के बाद में दूसरे सबसे अनुभवी प्लेयर हैं, लिटन दास भी हैं वहाँ पर। तो कहना यही है कि बांग्लादेश की टीम युवा और अनुभव दोनों का एक मिश्रण है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अलग हमें कुछ देखने को मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। भारतीय गेंदबाज हावी रहेंगे और भारतीय गेंदबाज शुरुआती यदि विकेट निकालने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं जिस तरह से भारतीय टीम के फिर स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं वो मैच को बनाने में सफल हो जाएंगे भारतीय टीम के लिए। जी मनोज जी, बांग्लादेश की टीम में 8वें नंबर तक बल्लेबाजी का डेप्थ है और वो डेप्थ ऐसा है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो क्या देखते हैं इंडिया जो बांग्लादेश की बल्लेबाजी है उसको लेकर कि 2-3 एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं उनके पास, एग्रेसिव बैट्समैन है लिटन दास, शाकिब अल हसन है, मेहंदी हसन मिराज है, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज है वो वैसा ही है कि रमी के गेम जैसा, अगर चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो कुछ भी नहीं। देखिए दोनों चीजें हैं कि जो हमने इंग्लैंड के लिए भी देखा कि उनके पास तो 9वें क्रम तक के बल्लेबाज थे लेकिन वो टेस्ट नहीं कर पाए। दूसरी एक और चीज है कि जो पाकिस्तान जिस प्रकार से खेला कि उसके खिलाड़ी इतने डर कर खेल रहे थे कि अगर बाबर आउट हो गया तो उसके बाद कौन रन बनाएगा, रिजवान आउट हो गया तो कौन रन बनाएगा। तो एक अंडर प्रेशर में खुद को उन्होंने प्रेशर में डाला तो वो ना खुद अच्छा परफॉर्म कर पाए और इसी प्रेशर में बाकी के बल्लेबाजों के साथ हुआ और वो लगातार अपना विकेट गंवाते रहे। कमोबेश यही स्थिति हमने बांग्लादेश के साथ भी देखी थी कि अगर उनके शुरुआती बल्लेबाजों ने अगर अच्छा नहीं किया और जो टीम इंडिया के गेंदबाजों का फॉर्म चल रहा है सिराज का और बुमराह का कि एक जगह से अगर विकेट नहीं मिलता है तो बुमराह इतनी टाइट गेंदबाजी करते हैं कि दूसरे शोर से अगर सिराज हो या दूसरा कोई भी गेंदबाज हो उसको अपना विकेट मिल ही जाता है। तो अगर इस मैच में भी अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है कि शायद बल्लेबाजी का जो क्रम है बांग्लादेश का वो मिडिल अखर जो उनका मिडिल जो बल्लेबाज है मिडिल वो कभी भी बिखर सकता है मिडिल क्रम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो शुरुआत कैसी करते हैं, क्या वो इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि भारत के सामने हमने पॉजिटिव खेलना या उनके दिमाग में ये होगा कि भारत ने पिछले 3 टीमों के साथ किस प्रकार से खेला है कि पाकिस्तान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ कि जब 2 रन पे 3 विकेट के बाद भारत ने कमबैक किया है, पाकिस्तान को एक तरफा हमने मारा है। तो ये शायद ये प्रीवियस रिकॉर्ड रख के अगर बांग्लादेश की टीम मैदान में उतरेगी तो शायद ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनके दिमाग में अगर एक खौफ रहता कोई अगर भारत की टीम भी हो। हमने देखा इसके पहले अगर 2-3 वर्ल्ड कप पहले छोड़ दिया जाए कि हम इंग्लैंड में जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, वेस्ट इंडीज से खेलते तो हमारे दिमाग में खौफ हुआ करता था कि ये बॉलिंग पिच है कि तेज पिच है, उछाल है, हम कैसे खेलेंगे। लेकिन अब आप देखिए जब से नई टीम जो आई है हमने देखा हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आ रहे हैं क्योंकि हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। हमने प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है इसको भूल जाइए। हमने देखा 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता जब हम गए थे तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि खिलाड़ियों को लगा था कि हम तो घूमने जा रहे हैं और विदेश में घूम कर आराम से जाएंगे। लेकिन जब 2-3 मैच शुरुआती जीते तब उनको लगा नहीं ये हम कर सकते हैं और जो कपिल देव ने 175 रन की पारी खेली और उसके बाद जो हमने वर्ल्ड कप जीता वो इतिहास की बात है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है टीम मोमेंटम कि एक पुरानी याद आपको घर पे भी ढकेल सकती है और आपके लिए एक वो मोमेंटम भी दे सकती है कि हमने अगर प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, अगर बांग्लादेश के दिमाग में होगा कि अगर हमने एशिया कप में भारत को पटक लिया था और अगर आज भी हम 265-70 रन बना सकते तो क्या हम भारत को रोक सकते हैं। तो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर बांग्लादेश जाती है तो मुझे लगता है मैच रोचक होगा। लेकिन अगर उनके दिमाग में जसप्रीत बुमराह, जडेजा, हार्दिक पांड्या इन तमाम लोगों को होप रहेगा और अगर वो 250-300 रन भी बना लेते हैं और अगर उनके दिमाग में फिर रोहित की बल्लेबाजी रहेगी कि वो किसी भी गेंदबाजी क्रम को नेस्तनाबूद कर सकते हैं वो, तो ये दोनों स्थितियां बांग्लादेश के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगी। ठीक, मुजीबुद्दीन जी बैटिंग ले ली है बांग्लादेश ने लेकिन महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की जो पिच है वहाँ पर शुरुआती ओवर में नई बॉल के साथ अच्छी खासी स्विंग मिलती है। सामने होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, क्या लगता है? देखिए जो अभी वर्मा जी ने कहा कि कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये सोच के खेलोगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप जीते जिस हिसाब से वर्ल्ड कप जीते तो हम बिल्कुल रिलैक्स थे और हम क्रिकेट खेलने गए थे, उसको एंजॉय करने गए थे। और अगर हम क्रिकेट को एक हुआ बना के खेलेंगे, प्रेशर बना के खेलेंगे तो डेफिनेटली हम इस मैच में फंसेंगे। और अगर वो अच्छे से रिलैक्स मूड में बैटिंग करते हैं और अच्छे से एक बड़ा स्कोर की तरफ जाते हैं, ओपनर बैट्समैन एक अच्छा स्टैंड देते हैं और मिडिल ऑर्डर और सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, उस हिसाब से
एक अच्छा मैच बन सकता है। नहीं तो एक खौफ लेके खेलेंगे तो हम डर में कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्रेसिव बैटिंग तो है बांग्लादेश की ओपनिंग ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पे चुनौती यह है कि नई बॉल स्विंग करेगी, तो क्या यहाँ पर थोड़ा बांग्लादेश की टीम को संभल के खेलना चाहिए वहाँ पर, कि थोड़ा रुक के खेलते हैं, बॉल थोड़ी सी पुरानी होगी तो शायद बैट्समैन के लिए बेनिफिशियल साबित हो? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जब आप एक ओपनर बैट्समैन बैटिंग करने जाते हैं तो कम से कम 10 ओवर का एक स्टैंड देना पड़ेगा, और 50 ओवर का मैच है, ना कि ये T20 का मैच है। अपन T20 का फॉर्मेट देखते हैं कि हमें जाना है और मारना है और उन्हें 120 बॉल चेस करना है। यहाँ पे 300 बॉल का मैच है और हमें फुल कॉन्संट्रेट होके विकेट पे स्टे करके रन बनाने पड़ेंगे। उसी बिहाफ पे हम एक बड़ा स्कोर बना पाएंगे, और नहीं तो हमारे पास बॉलिंग अटैक डेफिनेटली बहुत अच्छी है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब वो अगर सिंसियर होके अच्छे से खेलते हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से। चलिए बात करते हैं इंडियन बैटिंग की। श्रीलंकन बैटिंग की तो बात हो गई। इस मैच में सबसे दिलचस्प रिकॉर्ड है विराट कोहली के। 7 मैचेस उन्होंने इस ग्राउंड पे खेले हैं, उन 7 में से 2 मैच में उन्होंने शतक जड़े हैं, 4 मैचेस में से अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं। मतलब सिर्फ एक इनिंग में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बाकी हर मैच में उन्होंने सामने वाली टीम को धोया है। केजी शर्मा जी, आज इंडियन बैटिंग लाइनअप जहां पे खड़ी है, द लीथल 5, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सभी के सभी फॉर्म में हैं। आज इस पिच पर क्या देख रहे हैं? क्या अगर बांग्लादेश ठीक ठाक स्कोर 250-300 दे पाई तो इंडियन बैट्समैन से कितनी जल्दी चेस कर देंगे, क्या लगता है? क्योंकि सेकंड इनिंग में माना जा रहा है कि पिच और अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए। मैं समझता हूँ यदि 270, 260, 270 का भी स्कोर बांग्लादेश ने यदि किया तो भारतीय टीम जिस हिसाब से खेल रही है 40 ओवर के आसपास मैच खत्म कर देगी भारतीय टीम, जिस तरह से भारतीय टीम बैटिंग कर रही है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड क्लास इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा का तो कोई जवाब ही नहीं है जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 मैच में बैटिंग की है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि यदि रोहित शर्मा मान लीजिए जिस अंदाज में खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं यदि वो नुकसान हमें होता है रोहित शर्मा का जल्दी, तो वहाँ से हम कैसे निकलेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 रन पर 3 विकेट के बाद में विराट कोहली और केएल राहुल ने वो मैच बनाया था और हम जीते भी थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर जिन्होंने पिछले मैच में अपना फॉर्म दिखाया है उसको उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में वो वहाँ पर आते हैं, और मैच खत्म करने की जहाँ तक फिनिश करने की बात आती है तो मैच फिनिशर के रूप में उन्हें अपना रोल वहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। आपने बात की विराट कोहली की, निश्चित रूप से भारतीय टीम के कोहिनूर हैं वो, और जिस अंदाज में उन्होंने पुणे की विकेट पर क्रिकेट खेला, आज फिर एक अच्छी आतिशबाजी भरी पारी हमारी भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली की तरफ से हमें फिर से देखने को मिलेगी। और यदि इसी अंदाज में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं तो 40 ओवर के आसपास मैं समझता हूं कि ये मैच खत्म हो जाना चाहिए। जी मनोज जी, रोहित शर्मा इनका अभी अगर हाल में हम मैचेस देखें तो पहले उन्होंने अर्धशतक जड़ा, अभी शतक जड़ा उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो शानदार पारी खेली, तो बहुत शानदार रिकॉर्ड उनका रहा है बीते 2 मैचों में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि रोहित शर्मा काफ़ी अनकंफर्टेबल नजर आते हैं फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, वो भी लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। हालांकि ये भी बड़ी मजेदार चीज़ है कि बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा के सबसे शानदार आंकड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ आप देखिए कैसा उन्होंने, जो उनके वर्ल्ड क्लास जो पेसर थे उनका कैसा उन्होंने आक्रमण की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो सबसे बड़ी बात है जो टीम का परफॉर्मेंस है, जो हमारे दोनों साथी कह रहे हैं कि आप देखिए विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, ये जिस फॉर्म में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर को तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये वो बैटिंग का जो बैकअप है लाइन है वो राहुल को वो रोहित को एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप निडर होके नए तरीके से बल्लेबाजी करिए। तो उनको पता है रोहित को कि पहले मैच के ऑस्ट्रेलिया के बाद रोहित को ये समझ में आ गया है कि उनके बाद भी एक लंबा लाइनअप है और जो समझदारी से भी बैटिंग कर सकता है, रन रोटेट भी कर सकता है, लंबी बाउंड्रियां भी मार सकता है, गैप में चौके भी मार सकता है। तो ये जो अंदाज है ये उस पूरी टीम को भी, मुझे लगता है रोहित के साथ साथ पूरी टीम, इंडिया टीम को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिसने ये कॉन्फिडेंस दिया रोहित को कि वो अपना नेचुरल गेम खेले। वो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ा सकते हैं और पहले 5-10 ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है, अगर वो 10 ओवर में खड़े हो जाते हैं तो अगर सामने वाली टीम ने 350 का भी रन बनाया है तो मुझे लगता है वो उसको भी साबित कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसने रोहित का, हमने देखा कि पिछले वर्ल्ड कप में भी 5 शतक रोहित ने मारे थे, और इस वर्ल्ड कप में भी जिस प्रकार से हमने देखा कि वो बेखौफ खेल रहे हैं। अगर वो पिछले मैच में हमने देखा उनके पास मौका था शतक मारने का, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय टीम को प्राथमिकता दी और जिसका नतीजा ये था कि हम नेट रन रेट में आगे निकल गए थे। तो ये वो सारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जो टीम के ओपनर हैं वो अपना नेचुरल खेल खेलें, क्योंकि बाद में जिम्मेदारी हमारे पास, अगर विराट कोहली की बात करें
तो वो ऐसे बल्लेबाज है कि एक छोर पर अगर वो खड़े हैं तो सामने अगर कोई नौसखिया भी सामने खड़ा है, अगर सिराज और हम कहें बुमराह भी अगर उनके सामने खड़े होंगे तो मुझे लगता है उनके साथ वो पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आप एक एक दो रन स्ट्राइक करिए, एक एंड पर मैं खड़ा होकर सब संभाल लूंगा। वो टीम के बाकी बल्लेबाजों को भी, बाकी खिलाड़ियों को भी पता है कि अगर रोहित ने अच्छी शुरुआत दे दी है और रोहित नहीं है तो अगर विराट कोहली अगर मैदान पर खड़ा है तो ये मैच हम जीत ही लेंगे। तो ये वो कॉन्फिडेंस जिसने पूरी टीम का मोरल हाई किया है। और जो सामने वाली टीम जिसके कारण डिप्रेशन में जाती है कि अगर उन्होंने, उनके पहले ये था, हमने देखते थे कि अगर सचिन आउट हो गया तो मैदान में सन्नाटा छा जाता था, लोग घरों में टीवी बंद कर देते थे। लेकिन बाद का दौर हमने देखा कि अच्छा सचिन नहीं है यार, सहवाग नहीं है, युवराज नहीं है, केफ है। तो ये जो एक सिलसिला भारतीय टीम में एक नया चल पड़ा है कि सब के सब उम्मीद है कि ये नहीं तो कौन। तो ये सवाल अब नहीं पूछा जाता, अब ये पूछा जाता अच्छा ये नहीं तो ये तो है, ये नहीं ये तो है। जाहिर तौर पर हमारे पास भी 7 नंबर तक, आई वुड से 8 नंबर तक हमारे पास बैटिंग डेप्थ है। ओपनिंग ऑर्डर की बात हो रही है तो जो लास्ट मैच इंडिया बांग्लादेश की हारी भी थी उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ ये थी कि शुभमन गिल ने बड़ा अनएक्सपेक्टेड खेला था। हालांकि उन्होंने 133 रन बनाए थे केजी शर्मा जी, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट रहा। और फिर हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, बाद में किस्मत भी खराब रही कि बारिश हो गई और ओवर्स कम हो गए, और क्योंकि हमारे बहुत विकेट गिर चुके थे तो मैच नहीं जीत पाए। तो शुभमन गिल का वो जो अनएक्सपेक्टेड था, वो जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब कोई भी एक बैट्समैन अच्छा कर रहा है और सामने से यदि विकेट गिर रहे हैं तो उस बैट्समैन पर थोड़ा सा दबाव भी ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी सी उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वहाँ पर उसको अपना विकेट भी बचाना है, स्ट्राइक भी रोटेट करना है और टीम को लेकर भी जाना है। तो वहाँ उस जिन परिस्थितियों में शुभमन गिल ने वो पारी खेली थी, मैं समझता हूँ कि उनकी एक बहुत अच्छी पारी थी वो। उनको दूसरे एंड से वो विकेट नहीं, वो हेल्प नहीं मिल रही थी, दूसरे एंड से जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं उस दबाव में वो विकेट उनका गया था, क्योंकि वहाँ मजबूरी थी उनको कि बड़ा शॉट खेलना था और उसमें वो आउट हुए थे। लेकिन मैं उसमें शुभमन गिल की कोई गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये एक टीम गेम है और दो बैट्समैन भी यदि कोई वहाँ पर शुभमन गिल के साथ में एक अच्छी 50 रन की या 60 रन की एक पार्टनरशिप वहाँ पर यदि हो जाती तो शायद उस मैच में भी शुभमन गिल वो मैच निकाल कर ले आते और भारतीय टीम वो मैच जीत जाती। लेकिन आज के मैच में हर मैच एक नया होता है। पिछले मैच से क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पिछले मैच में जो गलती की है उससे यदि अगले मैच में वो गलती से सीख कर आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से परिणाम भी बदलता है। तो शुभमन गिल आज ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले और हमें लगता है कि आज दोनों भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बेहद सदी हुई, बेहद अच्छी शुरुआत आज करने वाले हैं। और भारतीय टीम को अब चूँकि टारगेट चेस करना है तो भारतीय टीम को फ्रंट फुट पर ही रखकर वो खेलेंगे और भारतीय टीम अंत में ये मैच हमें जीतती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि बांग्लादेश के पास में जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, खासतौर पर मुस्तफिजुर जो कि कटर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, रोहित शर्मा को शुरुआती ओवरों में बस मुस्तफिजुर के खिलाफ थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर दिन, चूंकि हर क्रिकेट एक्सपर्ट यही मानता है कि हर दिन नया होता है, तो थोड़ा सा शुरुआती ओवरों में नई गेंद पर मुस्तफिजुर के सामने थोड़ा सा रुक कर संभल कर खेलने की ज़रूरत है। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि दोनों ओपनर रोके नहीं रुकने वाले हैं और भारतीय टीम अंत में ये मैच जीतती हुई दिखाई देगी। निश्चित रूप से। चलिए, बांग्लादेश की बॉलिंग पर आपने बात करी, मुस्तफिजुर तो है ही, उनके अलावा शाकिब उल हसन काफ़ी प्रभावी रहे हैं। मेहदी हसन मिराज ने भी शानदार बॉलिंग की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके मेन स्ट्रीम बॉलर में अगर हम बात करें शोरफुल इस्लाम की या तस्किन अहमद की, इतने ज़्यादा रन पिटवा देते हैं कि उसके बाद उनके बॉलर्स ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था या प्रेशर बनाने की कोशिश भी की थी वो भी इनफेक्टिव साबित होती है। बांग्लादेश अगर देखा जाए बीते 3 मैचों में तो अपने गेंदबाजी के ही भरोसे है। बैटिंग में सिर्फ शाकिब उल हसन चल रहे हैं या फिर मेहदी हसन मिराज, शांतो ने थोड़े बहुत रन जरूर बनाए थे, तो गेंदबाजी के ही भरोसे। लेकिन लास्ट मैच जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा, न्यूजीलैंड तो ऐसे खेल रही थी कि जैसे वो किसी अंडर 19 टीम के खिलाफ खेल रही है। मात्र 2 विकेट गंवा के उन्होंने 250 रन चेस कर दिए। तो इस पर क्या कहेंगे, कहां पर चूक हो रही है बांग्लादेशी गेंदबाजों से? केजी जी पहले आप, फिर मुजीबुद्दीन जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं समझता हूं कि बांग्लादेशी कप्तान को जो बॉलर्स को रोटेट करने का जो उनका तरीका है, मैं कहीं ना कहीं यही समझ रहा हूं कि उसमें थोड़ी सी कमी उनकी दिखाई देती है। नो डाउट बॉलिंग यूनिट यदि हम बांग्लादेश की टीम को देखें तो 3 स्पिनर है, 3 मीडियम पेसर हैं, जिसमें 2 लेफ्ट आर्म है, शाकिब उल हसन जो कि खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो मैं समझता हूँ कि गेंदबाजी यूनिट में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है बांग्लादेश के पास में, लेकिन कहीं ना कहीं बस गेंदबाजों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ किस गेंदबाज को यूज़ करना है, वहीं थोड़ी सी शाकिब उल हसन से वो गलती हो रही है, जिसके कारण न्यूजीलैंड वो मैच जल्दी जीतने में सफल हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय टीम जिस तरह से बैटिंग कर रही है, ये मुकाबला भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और बांग्लादेशी गेंदबाजों के बीच में यदि हम कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा।
तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेशी गेंदबाज भले वो 3 स्पिनर हों, 3 मीडियम पेसर हों जिसमें लेफ्ट आर्म भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा असर डालने में सफल हो पाएंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने में सक्षम है और मैच का नतीजा हमें अंत में भारतीय टीम के पक्ष में ही दिखाई देगा। चलिए, समय ज़्यादा नहीं है, मुजीबुद्दीन जी आपका शॉर्ट कमेंट चाहूँगा बांग्लादेशी गेंदबाजी के ऊपर, खासतौर से जो ओवर्स मैनेज करने में शाकिब अल हसन से गलती हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी शर्मा जी ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि टीम जो है, जो इनका कैप्टन जो है, जो बॉलिंग उस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के निश्चित रूप से। चलिए, अब कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है, समय और इजाजत नहीं देता, लेकिन जैसा हम हर एपिसोड के बाद फाइनल पूछते हैं कितना स्कोर होगा, तो मनोज जी बता दीजिए आज कितना स्कोर होगा। पिछली बार आपने बोला था 280, लेकिन पाकिस्तान तो 190 भी निपट गई, मैं तो 300 पे चला गया था। तो आप बताइए इस बार क्या लगता है बांग्लादेश कितना स्कोर करेगा? मुझे लगता है 240 के आसपास भारतीय गेंदबाजी को देखते हुए। ठीक है, केजी शर्मा जी 260-270 के आसपास। मुजीबुद्दीन जी आपकी भविष्यवाणी? 260-270। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि इस मैच में क्या देखने को मिलेगा। 240-260 के बीच हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि रन बन सकते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला, क्योंकि बांग्लादेश के लिए परीक्षा है लेकिन इंडिया के लिए केक वॉक नहीं है। इंपॉर्टेंट मैच जाहिर तौर पर है और हर बार ये देखने को मिला है कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच ना चाहते हुए भी अचानक से इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो क्या ये मैच इंटरेस्टिंग होगा या बहुत ही ईजिली एक तरफा इंडिया जीत जाएगी, उसके लिए अब से थोड़ी देर में मैच शुरू हो जा रहे हैं। लेकिन आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। It's a win for India. Yeah! And they're off the mark in World Cup 2023.